ये ख्याल कभी दिमाग में आया है कि अगर कहीं से 4-5 करोड़ रुपए मिल जाते एक बार तो लाइफ हमारी सेट हो जाती। सारा पैसा लेकर के किसी बैंक में एफडी करवा देता और कम से कम 6% का इंटरेस्ट तो वहां से मिलता ही। तो साल का जो 30 लाख रुपए इंटरेस्ट में मिलता, बस उससे अपना खर्चा निकालते और प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारा बचा रहता। या फिर कभी ये सोचा होगा आपने कि एक अपार्टमेंट मुश्किल से कितने का 50 लाख रुपए का आता है, इसका रेंट कम से कम 20,000 रुपए तो आ जाएगा। तो अगर 5 करोड़ रुपए मिल जाते तो 10 अपार्टमेंट खरीद लेते, 2 लाख रुपए महीने का रेंट आता और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती। अगर आपने ऐसा सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। और हर वो इंसान जो हमारी तरफ है, मतलब अभी अमीर बना नहीं है, बनने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा ही कुछ सोचता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसके ऊपर हमारी सोच काम करना ही बंद कर देती है। लेकिन एक बार जब आप वो डिवाइड क्रॉस कर लेते हो और एक्चुअली में पैसा कमा लेते हो, पैसा कमाना शुरू कर देते हो, तो आपका सर चकराने लगता है। आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, कैसे यूज करें इन पैसों को, और आपको 100 रास्ते दिखने लगते हैं, जिनमें से 90 रास्तों में पैसा बर्बाद होगा और कुछ 8-10 रास्ते ऐसे होंगे जहां आपका पैसा बढ़ेगा, पैसा ग्रो करेगा। और ज्यादातर लोग उन 90 रास्तों में फंसकर अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं और वापस जमीन पे आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 4 रिचेस्ट टू रैक्स वाली स्टोरी की, जहां इंसान अर्श से फर्श का नहीं बल्कि फर्श से अर्श तक का सफर तय करता है। और लास्ट में कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स को समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गलती हुई उन लोगों से और हम क्या कर सकते हैं उस गलती को रोकने के लिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। जो पहली स्टोरी है आज की, वो है एक 46 साल के व्यक्ति की, जिसको अपने पापा की डेथ के बाद विरासत में $45 बिलियन यानी आज के हिसाब से 3,68,282 करोड़ की संपत्ति मिली। ये पैसा इतना ज्यादा था कि वो रातों रात इंडिया के 3rd रिचेस्ट और वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन बन गए। इतने सारे पैसों के साथ आया नया नया जोश और भाई साहब अलग अलग बिजनेसेस में घुसने लगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को एक्सपेंड करने लगे और काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स कर दी। लेकिन थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया, थोड़ा टाइमिंग खराब हो गई और थोड़ा तो भैया पर्सनालिटी ट्रेट्स भी काम करती ही। भैया जिन कंपनीज को ऑपरेट कर रहे थे उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम और पावर जैसी कंपनीज थी। साल 2007 में इनको बिगेस्ट गेनर का टाइटल दिया था फोर्ब्स ने, और सिर्फ 1 साल के बाद इनको टाइटल मिला बिगेस्ट लूजर का इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जब इनकी कंपनी का नेट वर्थ 72% से नीचे गिर गया। इनकी टेलीकॉम कंपनी थी वो इनके वेल्थ का अराउंड 66% थी और इसको लेकर के इन भाई साहब के काफी बड़े बड़े प्लान्स थे। लेकिन 2008 में ही अपने खुद के बड़े भाई से एक लॉ सूट की धमकी मिलने के बाद इस कंपनी के शेयर्स 5 महीने में 48% से गिर गए और इनको $30 बिलियन का नुकसान हुआ। इन भाई साहब का नाम तो 2G स्कैम में भी हाईलाइट हुआ था। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इनके इंफ्रा और पावर वाली कंपनीज को भी काफी नुकसान हुआ। इनको अपनी कैपिटल मार्केट यानी कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वाली कंपनीज भी बेचनी पड़ी लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये सब को कंट्रोल करने के लिए इनको लगा कि चलो डिफेंस सेक्टर में हाथ आजमाते हैं, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया। तो कहते हैं ना कि एक चीज खराब होती है तो बाकी चीजें भी खराब होती ही रहती है, और इनका नाम राफेल स्कैम में भी आ गया। इन्होंने एक लॉस को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिसीजंस लिए जो और लॉस देके चले गए। बिजनेस डाइवर्सिफाई करके नॉन कोर और नॉन रिलेटेड बिजनेसेस में जाने की कोशिश की और वहां इनको नुकसान हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। जो इनकी ज्वेल कंपनी थी जहां मैक्सिमम वेल्थ था उस पर फोकस नहीं किया और उनको डुबा दिया। जो लोग इनको अच्छे से जानते हैं और इनके साथ क्लोजली काम कर चुके हैं वो बताते हैं कि इनका लीडरशिप स्टाइल जो है वो काफी ऑटोक्रेटिक था। मतलब ये किसी और के फीडबैक्स और सजेशंस को सुनते नहीं थे, वैल्यू कम करते थे और सिर्फ अपने फैसले लोगों पे इंपोज करते थे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे। इन्होंने अपनी कंपनीज में एक्सेसिव डेट ले लिया, मतलब ज्यादा लोन ले लिया, और ये इतना ज्यादा हो गया कि इनकी कंपनीज रेगुलरली डिफॉल्ट करने लगी, क्रेडिट रेटिंग कम हो गई और शेयर प्राइसेस और नीचे आ गए और भाई साहब हो गए बर्बाद। हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के छोटे शहजादे अनिल जी की, जिनकी नेटवर्थ आज 0 है। और ऐसा मैं नहीं कहता, इन्होंने खुद यूके के कोर्ट में किसी लॉ सूट की हियरिंग में बताया कि अब इनकी जो नेटवर्थ है वो 0 है और ये कोई लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो दूसरी स्टोरी है वो है एक 25 साल के नौजवान की, जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए थे। इन महानुभाव को अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लगभग 18,000 करोड़ की एक विरासत मिली, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा अलग अलग कंपनीज थी। इंडिया की सबसे बड़ी स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसमें इंक्लूडेड थी। इनका डाउनफॉल पिछले वाली कहानी की तरह एकदम सडन नहीं था।
पहले भैया ने मेहनत की, कंपनी को आगे बढ़ाया। इनफैक्ट इनके लीडरशिप में इनके जो कॉन्ग्लोमेरेट थे, इनकी जो कंपनीज थी, उनका टर्नओवर 64% तक ऊपर चला गया। लोग इनको एक रिवॉल्यूशनरी लीडर की तरह देखते थे। यूथ इनसे इंस्पायर होता था। इनकी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल काफी लोगों को पसंद आती थी। भारत का युवा एक टाइम पे इनके जैसी जीवन जीने के सपने देखता था और आज हालत ऐसी है कि इनका नाम एक गाली की तरह यूज किया जाता है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने करियर के पीक पे साल 2005 में साहब को शौक लगा कि एक नया काम करते हैं, कुछ ऐसा जिसका इनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। एकदम अनरिलेटेड बिजनेस करने का इन्होंने प्लान कर लिया और लॉन्च कर दी अपनी तड़कती भड़कती एयरलाइंस कंपनी। और ये एयरलाइन इतनी प्रॉमिसिंग थी कि ये कस्टमर्स को बजट में ही लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहती थी। सुंदर सुंदर एयर होस्टेस, मल्टीपल फ्लाइट रूट, बेटर सर्विसेज और ये सब कुछ ये देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इस एयरलाइंस को प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अपने लॉसेस को कम करने के लिए भैया ने सोचा कि इंटरनेशनल रूट पे भी हमको ऑपरेट करना चाहिए और ऑपरेशन शुरू करने के लिए इन्होंने एविएशन रूल्स को बाईपास करने की कोशिश करी। एविएशन रूल कहता है कि किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन को इंटरनेशनल जाने के लिए पहले डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुली ऑपरेट करना होगा, लेकिन इतना पेशेंस इनके अंदर में था नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक एग्जिस्टिंग एयरलाइन को ही खरीद ले और इस रूल को बाईपास कर दे। और इन्होंने एक लो कॉस्ट कैरियर को 1000 करोड़ में खरीद लिया, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो सिर्फ 200 करोड़ रुपए की हो सकती थी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विजय माल्या जी की और उनके किंगफिशर एयरलाइंस की। इन सब के बीच 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो हालत और खराब हो गई। 2009 तक इनके ऊपर 7000 करोड़ से ज्यादा का लोन हो चुका था और एयरलाइंस 2000 करोड़ के लॉसेस में चल रही थी। हालत खराब थी लेकिन शौक नवाबों वाले थे। इस लोन के पैसों से माल्या सर ने आईपीएल हिस्ट्री की सबसे महंगी फ्रेंचाइज आरसीबी को 476 करोड़ में खरीद लिया। यार फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, सर अभी तड़ी पार है, लंदन में कहीं बैठे हैं, बैंक का पैसा वापस करने को राजी नहीं है। और एक और खास बात बताऊं, इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2018 में द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट रोल आउट किया था, जिसके बाद माल्या जी बन गए भारत के फर्स्ट इकोनॉमिक ऑफेंडर। बढ़ते हैं तीसरे महानुभाव की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। और ये मेरे लिए नहीं, मिस्टर यूट्यूब के लिए है, क्योंकि बिना लाइक वाले वीडियोस को यूट्यूब साहब प्रमोट करते ही नहीं है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। अब मेरे पास दो कहानी मेरे दिमाग में आ रही है। एक है आईटी सेक्टर के बादशाह, तो दूसरे हैं रियल एस्टेट के गुरु। चलिए अभी आईटी वाले की बात करते हैं, रियल एस्टेट को किसी और दिन समझेंगे। ये जो अंकल हैं ये एक सेल्फ मेड बिलियनियर थे। इन्होंने अपना कमाया और अपना पैसा बर्बाद कर दिया। एक टाइम पे इनकी कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन चुकी थी। 20 एम्प्लॉय से शुरू हुई ये कंपनी अपने पीक पे 50,000 एम्प्लॉय को जॉब दे रही थी। 2003 में $1 बिलियन की वैल्यूएशन की ये कंपनी सिर्फ 5 साल के बाद 2008 में $2 बिलियन की फर्म बन गई थी। और ये अंकल को दुनिया भर की तारीफें और अवार्ड्स मिल रहे थे, लेकिन इनको भी डाइवर्सिफिकेशन का भूत चढ़ा और अंकल जी ने शुरू कर दी अपनी रियल एस्टेट फर्म, जिसका इनको बहुत थोड़ा सा आइडिया था। और इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए अंकल ने अपने प्राइमरी बिजनेस से फंड्स को इधर उधर करना शुरू कर दिया, झोल करना शुरू कर दिया। अपने प्राइमरी बिजनेस के अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट्स को एग्जेजरेट करने लगे, रिवेन्यू नंबर्स को बढ़ा दिया, फेक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए और काफी कुछ ऐसा किया जो कि काफी गड़बड़ था। तो ये सारा कुछ करके वो फंड्स जो बाहर निकाल रहे थे अपने रियल एस्टेट कंपनी को सपोर्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि शेयर होल्डर्स को लगे कि जो इनकी प्राइमरी कंपनी है वो ग्रो कर रही है। 2008 में अंकल ने डिसाइड किया कि ये सब करके भी उनकी रियल एस्टेट कंपनी का कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उन्होंने अपने प्राइमरी कंपनी से बोला कि आप ये रियल एस्टेट वाली कंपनी को खरीद लो, लेकिन जो बोर्ड मेंबर्स थे वो नहीं माने। तो अब ये झोल को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 2008 क्राइसिस की वजह से रियल एस्टेट वैसे ही बर्बाद हो गया था। तो मजबूरी में अंकल को अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखना पड़ा और लेटर में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितना कुछ गड़बड़ किया है। उन्होंने अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर ली और जब ये सामने आया तो पता लगा कि ये एक 7000 करोड़ का झमेला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामलिंगा राजू अंकल की और सत्यम कंप्यूटर्स की। राजू चाचा ने लेटर लिखने के बाद सत्यम को इतना नुकसान पहुंचाया कि जो सत्यम के शेयर प्राइसेस थे वो 544 रुपए से सीधा 11.5 रुपए पर जाके पहुंच गए। सोचो कितने लोग बर्बाद हुए होंगे। अब चौथी कहानी में हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जो एक्चुअली में हमारे बीच से ही उठे और सिर्फ 5 करोड़ रुपए उनको कहीं से मिल गए। ये कहानी है बिहार के एक व्यक्ति की जिसकी किस्मत एक दिन चमकी और उसको पूरे 5 करोड़ रुपए मिले, लेकिन साहब को पैसे हजम नहीं हुए।
पैसे आते ही सर को बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के साथ टच में रहने का शौक लग गया। थोड़ा शो ऑफ के चक्कर में सर जी ने सिगरेट और शराब जैसी आदतें भी शुरू कर दी। एक दिन शौक आया कि स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे, तो बिहार से चले गए मुंबई और वहां जाकर के अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इतने पैसों का क्या करें उनके समझ में आ ही नहीं रहा था, तो अलग अलग बिजनेसेस में अपना हाथ आजमाने लगे। लेकिन इनको बिजनेस करने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं पहले से, जिसकी वजह से जब भी ये कोई बिजनेस करते तो हर बार वो बिजनेस फेल हो जाता। कई दोस्तों को उधारी दे दी इन्होंने, जो कभी वापस नहीं आया, और आज फाइनली सर जी एक्चुअली में एक सर जी बन चुके हैं, यानी वो आज एक स्कूल टीचर है। हम बात कर रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति फेम सुशील कुमार जी की। सुशील कुमार जी केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले पहले युवक थे। केबीसी से जीतने के बाद काफी समय तक इनको मीडिया अटेंशन मिलता रहा, इंटरव्यू शोज वगैरह में ये जाते थे और इनको ऐसी फीलिंग आने लगी कि ये एक लोकल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। लेकिन आज देखिए, दुर्भाग्यवश जहां से ये चले थे वहीं जाके पहुंच गए। शायद इनको सच में एक एफडी करवा लेनी चाहिए थी, आज ऐसी हालत नहीं होती इनकी। तो इन सब से हमको क्या फर्क पड़ता है और ये सब से हम क्या सीख सकते हैं? वेल, एक बात तो ये समझ में आती है कि एथिक्स इन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी की बहुत जरूरत है। राजू सर और विजय अंकल में ये ईमानदारी मिसिंग थी। बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करना और एम्बिशियस होना अच्छी बात है, एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ग्रो कैसे करेंगे। लेकिन एकदम से अचानक अगर किसी अनरिलेटेड इंडस्ट्री या फील्ड में जाते हैं तो फेल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि कोई पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही भी है। लेकिन जब आप छोटे लेवल पे कोई नया काम शुरू करते हो तो आप करते करते सीखते हो और सीखते सीखते आगे बढ़ते हो, और अगर आप फेल होते भी हो तो वो उतना बड़ा इम्पैक्ट आपको नहीं करता है, छोटे लेवल पे फेलियर होता है। लेकिन जब आप अनिल भैया या माल्या अंकल की तरह या राजू चाचा की तरह एक लेवल पे आने के बाद किसी नए बिजनेस को इन्वेस्ट करते हो, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो फिर आपने वो जो टाइम के साथ में एक्सपीरियंस सीखना चाहिए था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप पैसों का इस्तेमाल करते हो और आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो, और तब जब आप गिरते हो तो बहुत नीचे गिर जाते हो। इसके साथ ही समझदार व्यक्ति व्यापार में ईगो को नहीं यूज करता है। अगर कोई बिजनेस काम नहीं कर रहा है, कोई आइडिया रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो इसको ईगो पे लेना इज नॉट राइट। ये सोचना कि कैसे नहीं होगा, मैंने इतना कुछ किया है तो ये भी करके दिखाऊंगा, ये जो माइंडसेट माल्या अंकल की जो थी कि मैं एयरलाइंस कंपनी को भी चला के रहूंगा अगर मैंने इतनी सारी कंपनीज को रन किया है, तो यही माइंडसेट ने उनको डुबा दिया। राजू चाचा ने भी रियल एस्टेट को सस्टेन करने की जिद में ही सब कुछ बर्बाद कर लिया। हम जैसे लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करेगा और कैसे वेल्थ डिस्ट्रॉय होगी, अगर आपके पास पैसा आ भी गया तो आप गलत फैसले लोगे और अपना सारा पैसा गवा दोगे। तो फाइनेंशियल नॉलेज और डिसिप्लिन से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनमें आपको लगता है कि तरक्की करने की, आगे बढ़ने की पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर डिसिप्लिन थोड़ी कमी है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।